रूस 6 अप्रैल 2026। यूक्रेनी ड्रोन का एक और बड़ा हमला। रक्षा प्रणाली ओवरलोड होकर घबराहट में आ जाती है। एक अपूरणीय सैन्य नुकसान हो गया। नोवोरोसिस्क जल रहा है। फिर से काले सागर में रूस का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल, वो टर्मिनल जो हर महीने अरबों डॉलर का कारोबार करता है, 6 महीनों से भी कम समय में चौथी बार आग की चपेट में आ गया। 2 जेटियां नष्ट हो गई, तेल पाइपलाइनें फट गई, नियंत्रण वाल्व फट गए। आग इतनी बड़ी थी कि नासा के सैटेलाइट्स ने उसे अंतरिक्ष से भी पकड़ लिया। और जब टर्मिनल जल रहा था, काला सागर में कलिबर मिसाइल दागने में सक्षम आखिरी रूसी फ्रिगेट भी जल रही थी, जिस पर उन ड्रोनों ने सीधा प्रहार किया था, जिन्हें वो गिरा नहीं सकी। लेकिन नोवोरोसिस्क में जो हो रहा है वह सिर्फ एक और हमला नहीं है। जब आप पिछले कुछ महीनों को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि यूक्रेन इस बंदरगाह को नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो कुछ ऐसा कर रही है जिसे रूस बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा है। 5 से 6 अप्रैल की रात यूक्रेन ने नोवोरोसिस्क पर लगभग 50 ड्रोन दागे। ये एक लक्ष्य के लिए बहुत बड़ी संख्या है और नोवोरोसिस्क उस रात हमला होने वाली एकमात्र जगह नहीं थी। कुल मिलाकर रूसी वायु रक्षा ने कहा कि उसने केवल 3 घंटों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में 148 ड्रोन को रोक लिया। यह काफी प्रभावी लगता है, लेकिन ये काफी नहीं था। बचे ड्रोन ने वही हमला किया जहां चाहिए था। चेस्करेस टर्मिनल पर सीधा हमला हुआ। ये समझना जरूरी है कि ये टर्मिनल इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चेस्करेस रूस के दक्षिणी पाइपलाइन नेटवर्क का आखिरी बिंदु है। उराल, साइबेरिया, कजाकिस्तान का तेल सब कुछ वहां से होकर गुजरता है, इससे पहले कि उसे टैंकर जहाजों में लादा जाए। सामान्य परिस्थितियों में चेस्करेस रोजाना लगभग 7 लाख बैरल तेल प्रोसेस करता है। ये रूस जो कुछ भी समुद्र के रास्ते निर्यात करता है उसका लगभग 20% है। और उस रात यूक्रेनी ड्रोन ने दोनों मुख्य लदान घाटों को निशाना बनाया। तेल टर्मिनल को जहाजों से जोड़ने वाली पाइपलाइनों और तेल की माप व वितरण को नियंत्रित करने वाले सिस्टम्स को भी। दूसरे शब्दों में, अगर आपके पास तेल है लेकिन उसे जहाज में डालने का तरीका नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। यही ठीक वही है जो यूक्रेन ने नष्ट कर दिया। चेस्करेस में तेल की लोडिंग पूरी तरह से रोक दी गई है, लेकिन टर्मिनल ही अकेला निशाना नहीं था। उसी ऑपरेशन में यूक्रेनी ड्रोन ने एडमिरल मकारोव फ्रिगेट को निशाना बनाया, जो एक रूसी युद्धपोत है और नोवोरोसिस्क नौसैनिक अड्डे पर लंगर डाले हुए था। ये फ्रिगेट रूस के पास काला सागर में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण जहाजों में से एक है या था। मकारोव पर कैलिबर मिसाइलें लगी है, जो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, और रूस इनका इस्तेमाल यूक्रेन के शहरों और बुनियादी ढांचे को 2500 किलोमीटर दूर तक निशाना बनाने के लिए करता है। ये मिसाइलें जमीन के बहुत करीब उड़ती है, इन्हें रोकना बेहद मुश्किल होता है और ये लगभग आधा टन विस्फोटक ले जाती है। आपको अंदाजा हो कि ये मिसाइलें क्या कर सकती हैं। सिर्फ मार्च 2026 में ही रूस ने यूक्रेन पर 138 मिसाइलें दागी। ये रिहायशी इमारतों, बिजली के नेटवर्क और अस्पतालों को निशाना बनाते हैं। चेरनिहिव क्षेत्र में सिर्फ एक हमले के बाद 3 लाख से ज्यादा घरों की बिजली चली गई। मकारो जैसे जहाज से छोड़ी गई हर कैलिबर मिसाइल एक इमारत तबाह कर सकती है। तो जब यूक्रेन ऐसी किसी फ्रिगेट को जंग से बाहर कर देता है तो ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं होती, बल्कि नागरिकों से भरे शहरों की तरफ निशाना साधे एक लॉन्चर भी कम हो जाता है। और यूक्रेन ने ठीक यही किया। सैटेलाइट तस्वीरों ने मकारो पर 2 सीधे हमलों की पुष्टि की है। पहला हमला उस इलाके में हुआ जहां कलिबर मिसाइल लॉन्चर लगे हुए थे।
दूसरा हमला जहाज के आगे के हिस्से यानी उसकी नाक पर हुआ। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के कमांडर द्वारा जारी किए गए हमले के वीडियो में ठीक वही पल दिखता है जब फ्रिगेट अपने डिफेंस मिसाइलों से पास आते ड्रोन पर हमला करती है। मिसाइलें ऊपर जाकर चूकती है, ड्रोन आगे बढ़कर निशाना लगाते हैं। काले सागर में रूस के सबसे उन्नत युद्धपोतों में से एक की वायु रक्षा उस एकमात्र जिम्मेदारी में विफल रही जिसे उसे निभाना था। इसी अभियान में यूक्रेन ने काले सागर में सिवाश तेल प्लेटफॉर्म पर हमला किया। रूस ने इस प्लेटफॉर्म को वायु रक्षा रडारों के लिए एक बेस में बदल दिया था और जिस तरह से यूक्रेन ने हमला किया वह काबिले तारीफ है। समुद्री ड्रोन प्लेटफॉर्म तक पहुंचे और असली मदरशिप की तरह काम किया। स्वायत्त नावें जो छोटे ड्रोन को लंबी दूरी तक ले जाती हैं और फिर जब वे लक्ष्य के पास पहुंचती हैं तो उन्हें छोड़ देती हैं। फिर छोटे ड्रोन ने रडारों पर हमला किया। ये ऐसी रणनीति है जो साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन ये अभी असली जंग में हो रही है। सोचिए व्यावहारिक रूप से इसका क्या अर्थ है। इन रडारों के बिना रूस उस क्षेत्र में अपनी वायु रक्षा की आंखें खो देता है और वायु रक्षा न होने पर अगला हमला आसान हो जाता है। यूक्रेन सिर्फ नष्ट नहीं कर रहा बल्कि और नष्ट करने की तैयारी कर रहा है। यही से असली दिलचस्पी शुरू होती है, क्योंकि ये सब यूक्रेन पहले भी कर चुका है। वही टर्मिनल, वही जहाज, वही शहर, और यही से ये कहानी एक अकेले हमले से कुछ बहुत बड़ा बन जाती है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। क्यों? जब आप घटनाओं को एक साथ रखते हैं तो रणनीति साफ दिखाई देती है। नवंबर 2025 में यूक्रेन ने पहली बार पूरी ताकत के साथ चेस्कार्स पर हमला किया। उसने टर्मिनल को नुकसान पहुंचाया, संचालन रोक दिया और आग लगा दी। रूस ने इसे सुधारने में कई हफ्ते लगाए, मरम्मत पर कई मिलियन खर्च किए, लोडिंग क्षमता को बहाल किया। क्या यह काम कर गया? काम किया, कुछ समय के लिए। मार्च 2026 में यूक्रेन वापस आ गया, फिर से हमला किया। इस बार टर्मिनल के 7 में से 6 लोडिंग आर्म्स को नष्ट कर दिया। वे उपकरण जो तेल को टैंकर जहाज़ों में ट्रांसफर करते हैं, उनके बिना बंदरगाह बिल्कुल काम नहीं करता। पूरा बंदरगाह रुक गया। उसी हमले में ड्रोन ने एडमिरल एसेन फ्रिगेट को भी निशाना बनाया, जो काला सागर में कालिब्र मिसाइलों से लैस कुछ गिने चुने फ्रिगेटों में से एक और है। एसेन को इतना गंभीर नुकसान हुआ कि यूक्रेनी सूत्रों के अनुसार जहाज अपनी कैलिब्र मिसाइलें लॉन्च करने की क्षमता खो बैठा। इन्हीं सूत्रों के अनुसार जहाज पर आग 18 घंटे तक लगी रही। रूस ने शेषखारिस को फिर से मरम्मत किया। इसमें और हफ्ते लगे और करोड़ों खर्च हुए। अप्रैल में यूक्रेन फिर लौटा, वही निशाना, वही तबाही। इस बार उसने मकरोव पर भी हमला किया, जो कि बची हुई आखिरी कैलिब्र मिसाइल वाली फ्रिगेट थी। अब एक सेकंड रुकिए और सोचिए। नवंबर, आक्रमण, विनाश, मरम्मत। मार्च, आक्रमण, विनाश, मरम्मत। अप्रैल, आक्रमण, विनाश। 3 बार वही लक्ष्य। आपने तो समझ ही लिया है कि यूक्रेन यहाँ क्या कर रहा है ना? ये अलग थलग हमलों की श्रृंखला नहीं है, ये एक रणनीति है। रूस इसे ठीक करता है, यूक्रेन नष्ट करता है, रूस ठीक करता है, यूक्रेन फिर नष्ट करता है। 6 महीनों से भी कम समय में 4 बार। हर बार हालात बदतर हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन हर हमले से सीख रहा है। वह जानती है कमजोरियां कहाँ हैं और रूस कौन सी रक्षा व्यवस्थाएं दोबारा तैनात करता है। वह जानती है कि कौन से हवाई मार्ग नए हमलों के लिए खुले हैं। हर हमला अगले को बढ़ावा देता है। लेकिन समस्या जितनी दिखती है उससे भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि रूस सिर्फ नोवोरोसियस को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता। और यहीं पर हम समझते हैं कि रूस ने कितनी बड़ी रणनीतिक गलती की है। जब यूक्रेन ने क्रीमिया में जहाजों और बुनियादी ढांचे को नष्ट करना शुरू किया, तो रूस ने एक फैसला लिया। रूस ने काला सागर बेड़े के बचे जहाज नोवोरोसियस भेजे। उसने सब कुछ एक ही बंदरगाह पर दांव पर लगा दिया।
तर्क समझ में आता था। नोवोरोसियस्क रूसी क्षेत्र में है, मोर्चे की रेखा से दूर, सैद्धांतिक रूप से बचाव करना आसान। यह योजना बी थी और अब योजना बी चौथी बार जल रही है। काला सागर बेड़ा सचमुच फंसी है। 2022 से तुर्की ने बॉस्फोरस जलडमरू मध्य बंद कर रखा है। काला सागर को दुनिया से जोड़ने वाला युद्धपोतों का एकमात्र रास्ता। उसने यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर किया जिसे मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन कहा जाता है, जो तुर्की को युद्ध के समय इस रास्ते को बंद करने का अधिकार देता है। व्यवहार में इसका मतलब है कि कोई भी सैन्य जहाज काला सागर में न तो प्रवेश कर सकता है और न ही बाहर जा सकता है। उसी श्रेणी की तीसरी फ्रिगेट एडमिरल ग्रिगोरोविच 2021 से भूमध्य सागर में फंसी हुई है। 2025 में अल्जीरिया में इसकी तस्वीर ली गई थी, लेकिन ये लौट नहीं सकी। तो रूस के पास बिल्कुल शून्य फ्रिगेट्स हैं, जिनमें कलिब्र मिसाइलें हैं जो यूक्रेन द्वारा नष्ट की जा रही फ्रिगेट्स की जगह ले सके। शून्य। और बेड़ा तो इन हालिया हमलों से पहले ही बुरी हालत में था। रूस ने मॉस्कवा खो दिया, जो बेड़े का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जहाज था, जिसे प्रमुख जहाज के रूप में जाना जाता था। अप्रैल 2022 में जिसे यूक्रेनी मिसाइलों ने डुबो दिया था और रूस को आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार करने में लगभग 4 साल लग गए कि उसे यूक्रेन ने डुबोया था। इसके बाद मकारोव ने प्रमुख जहाज का स्थान संभाला। अब वह भी क्षतिग्रस्त हो गई है। कुल मिलाकर काला सागर बेड़े के लगभग आधे जहाज युद्ध शुरू होने के बाद से नष्ट या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और सबसे विडंबना ये है कि ये सब एक ऐसे देश ने किया है जिसकी कोई नौसेना नहीं है। जो जहाज बचे हैं वे खुले समुद्र में नहीं जा सकते क्योंकि वे निशाना बनते हैं, और नोवोरोसियस्क में भी नहीं छुप सकते क्योंकि यूक्रेन हर महीने बंदरगाह पर हमला करता है। वे मदद नहीं पा सकते क्योंकि बॉस्फोरस बंद है। ये ऐसी फसावट है जिसमें कोई रास्ता नहीं। अगर रूस के लिए ये अभी बुरा है तो आगे और बुरा होगा, क्योंकि काला सागर में जो हो रहा है वह आधी कहानी है। यूक्रेन बाल्टिक बंदरगाहों में भी वही कर रहा है। उस्तलुगा और प्रिमोर्स्क जो मिलकर रूस की तेल निर्यात क्षमता का 40% हिस्सा हैं, मार्च और अप्रैल में बार बार हमले का शिकार हुए। उस्तलुगा में लगी आग का धुआं फिनलैंड से भी दिखाई दे रहा था। रूस का तेल निर्यात एक ही हफ्ते में 4 मिलियन से ज्यादा बैरल प्रतिदिन से घटकर 2 मिलियन 3 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। आधुनिक रूस के इतिहास में तेल आपूर्ति में यह सबसे बड़ी बाधा थी। वित्तीय एजेंसी ब्लूमबर्ग ने अनुमान लगाया कि इन हमलों के कारण रूस ने सिर्फ एक हफ्ते में लगभग $1 अरब की आय खो दी। अब सोचिए कि रूस ने 2026 में रक्षा के लिए लगभग $157 अरब के बराबर राशि आरक्षित की है। हर हफ्ता जब उसके बंदरगाह बंद रहते हैं तो वह पैसा जो उसकी युद्ध मशीन को फंड करना चाहिए था, बस वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। और इन सब के बीच रूस ने फिर भी स्थिति को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, यूक्रेन पर आरोप लगाते हुए कि उसने एक पड़ोसी टर्मिनल पर हमला किया जो आंशिक रूप से शेवरॉन और एक्सॉन मोबिल का है। रूस ने यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संकट पैदा करने की कोशिश की, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों ने साबित कर दिया कि निशाना रूसी टर्मिनल था, अमेरिकी नहीं। इसी बीच ज़ेलेंस्की ने हमले वाले दिन ही आपसी ऊर्जा युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। अगर रूस यूक्रेन की ऊर्जा पर हमला रोके तो यूक्रेन भी रूस की ऊर्जा पर हमला नहीं करेगा। क्या आप जानते हैं उनका जवाब? कोई जवाब नहीं, पूरी तरह से चुप्पी। और यही हम इस कहानी के मुख्य बिंदु पर पहुंचते हैं। अगर आपने यह वीडियो रूस पर यूक्रेनी हमले की उम्मीद में शुरू किया था तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि असल में मामला इससे बड़ा है। ये किसी एक टर्मिनल के जलने की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम के काम न करने की बात है। देखिए, यूक्रेन ने 2026 में 7 मिलियन से भी ज्यादा ड्रोन बनाने की योजना बनाई थी। 7 मिलियन,
जो 2025 में बनाए गए 5 मिलियन से लगभग 50% ज्यादा है। सच्चाई ये है कि ड्रोन अब सस्ते हो रहे हैं, उनकी रेंज बढ़ रही है और वे और भी स्मार्ट हो रहे हैं। हर महीने यूक्रेन दूर दराज के लक्ष्यों पर बड़े हमले कर रहा है और रूस अपनी खोई चीजों की भरपाई नहीं कर पा रहा। वह उतनी जल्दी मरम्मत नहीं कर सकता जितनी जल्दी यूक्रेन तबाही मचाता है। वह क्षतिग्रस्त जहाजों की जगह दूसरे जहाज नहीं भेज सकता। वह अपने बंदरगाहों की रक्षा नहीं कर सकता। रूस नोवरोसिस्क की मरम्मत फिर करेगा, यह सच है। संभवतः अभी मरम्मत शुरू भी कर दी होगी। इसमें हफ्तों लगेंगे, इसमें दसियों लाख खर्च होंगे और 1 महीने बाद शायद उससे भी कम नोवरोसिस्क शायद फिर से जल रहा होगा, क्योंकि रूस की समस्या हमला नहीं है। ये न तो पहला हमला है न आखिरी। समस्या है कि हमले रुकते नहीं और रूस के पास जवाब नहीं है। मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूँ। आपकी नज़र में क्या रूस के पास अभी भी अपने बंदरगाहों की रक्षा करने का कोई रास्ता बचा है, या यह एक ऐसी जंग है जिसे वह कभी जीत ही नहीं सकता? कमेंट्स में बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको समझने में मदद की है कि क्या हो रहा है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो इस संघर्ष को फॉलो करता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगले वीडियो मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद और हम अगले वीडियो में मिलेंगे।